हे गाइज, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पीसीएस मंत्रा का आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, राइट। अब पूरा का पूरा सेट मैं आपको एक ही बार में करा दूंगा, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरुआत करते हैं जल्दी से। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों को कि आपके एग्जाम से पहले 10 सेट्स मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। आज सेट नंबर 9 को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ऋग्वेद में थोड़ा सा एक सेकेंड इसको जूम कर लेते हैं। ऋग्वेद में, और वैसे गाइज मैंने इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने डाल दिया टेलीग्राम चैनल पे, ओके। पहले ही डाल दिया मैं ना, वीडियो बाद में बनाती हूँ, अपलोड पहले कर देती हूँ, ओके। सो ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? किसकी नहीं है गाइज इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुपति। क्यों? क्योंकि पशुपति तो हड़प्पा कालीन देवता है ना। पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बाकियों का विवरण हमें मिलता है ऋग्वेद में, जैसे कि वरुण है, इंद्र है, मित्र है, अग्नि देवता है, इन सबका मिलता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्न में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? तो बुद्ध की जो पूर्ण जीवनी है गाइज वो है ललित विस्तार, ठीक है। और सारीपुत्र प्रकरण में क्या दिया हुआ है? तो सारीपुत्र प्रकरण में गौतम बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य सारीपुत्र के विषय में वर्णन है वहाँ पे। और बात करते हैं अवधान शतक की। तो अवधान शतक बौद्ध धर्म से संबंधित एक 100 चरित्र संबंधी कहानियों का एक संकलन है, ठीक है। ये एक्चुअली मेरे को नहीं पता, मैं इसकी व्याख्या पढ़ रही हूँ, राइट। और मिलिंद पन्हो के बारे में तो आई थिंक कि आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी जानती हूँ कि ये एक बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक किंग मिनांडर के मध्य का कन्वर्सेशन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बुद्ध की पूर्ण जीवनी किस में है? तो ललित विस्तार में है। उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गाइज ये प्राचीन काल में सूती कपड़े के व्यापार के लिए फेमस एक केंद्र था उरैयूर, राइट। एक सेकंड गाइज ना, इस कमरे में लाइट थोड़ी कम है, लाइट चलाते हैं पहले। सो हियर आई एम बैक एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन, ओके। उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। एक्चुअली जिसने ना थोड़ा डीप में पढ़ रखा होगा हिस्ट्री को, वो ही कर सकता है इस क्वेश्चन को। सो मौर्यों की जो जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत मिलता है रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, ओके। तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चेदी राजवंश वर्तमान के किस प्रदेश से संबंधित है? तो कौन से प्रदेश से संबंधित है? चेदी में एक राजा था ना, खारवेल, पढ़ा होगा। और खारवेल कहाँ का राजा था? तो खारवेल जो था कलिंग का शासक था, राइट। और कलिंग इस टाइम पे किस नाम से जाना जाता है? तो उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, राइट। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। थोड़ा गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? नहीं, गलत कुछ भी नहीं बोला, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। अंकोर वाट के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में है, आपको पता ही है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, राइट। और किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं, इनको आपको मैच करना है, तो मैच कीजिए जल्दी से। बाणभट्ट को तो आप इजिली बड़ी जल्दी से कर देंगे, हर्षचरित्र, ठीक है। बिल्हड़ भी कर देंगे, विक्रमांक देव चरित्र। बाकी अगर नहीं भी बताएं ये दोनों, क्योंकि मुझे नहीं पता है, तो आप देखते हैं, मैच करके देखते हैं, ठीक है। ए का है 3 और बी का है 4। ए का 3, बी का 4, इधर चलते हैं। ए का 3, बी का 4 किसमें दे रखा है? एक ही ऑप्शन है गाइज, मिल गया ना। ए का 3, बी का 4, सी का 2। तो अब देख लेते हैं सी का 2, ओके। बता तो चले, सी का 2 अतुल। ये अतुल थी मूसिक वंश। अतुल ने जो लिखी थी वो लिखी थी मूसिक वंश, और संध्याकर नंदी ने लिखी थी रामचरित्र। बाणभट्ट हर्षचरित्र और बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित्र, ठीक है। मैच हो गए सारे। आगे बढ़ते हैं। गरीबों की सहायता करने के कारण किस शासक को अबला बाबा या फिर निर्धनों का मित्र कहा जाता था? निर्धनों देखो कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अबला बाबा इनको बोला जाता था, या फिर निर्धनों का मित्र कहा जाता था गरीबों की सहायता करने के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भक्ति आंदोलन के किस संत ने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए थे? तो ये कौन थे? रामानंद थे।
रामानंद ने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए थे। किस शासक ने 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि फिरोज तुगलक ने 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विजयनगर काल में वराह क्या था? वराह क्या था? स्वर्ण का सिक्का था, रजत का सिक्का था, कर मुक्त भूमि थी या फिर विवाह कर था? वराह क्या था? एक स्वर्ण सिक्का था ये गाइस, ठीक है, गोल्डन करेंसी। फतवा-ए आलमगीरी की रचना निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? फतवा-ए आलमगीरी की रचना हुई थी किसके शासनकाल में, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, औरंगजेब के काल में। ओके, औरंगजेब, कब से कब तक था औरंगजेब का काल? 1658 से लेकर 1707 तक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं और उनके लेखकों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, ये आपको बताना है। तो किरान उस सादिन, अमीर खुसरो, फतुहात ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी, मुंतखब उल तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी या फिर तबकात अकबरी अबुल फजल। आपको वो बताना है जो यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। तो तबकात ए अकबरी यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। किसने लिखी थी ये तबकात ए अकबरी? किसने लिखी थी? ये लिखी थी गाइज निजामुद्दीन अहमद ने। ओके, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी, अबुल फजल ने नहीं लिखी थी। आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने, तो तबकात अकबरी नहीं लिखी। तबकात अकबरी किसने लिखी है? तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। बाकी सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट हैं और इम्पोर्टेंट भी आ सकते हैं एग्जाम में। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। किरान उस सादिन किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है। फतुहात ए फिरोजशाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। मुंतखब उल, एक तो नाम थोड़े से अजीब से हैं, मुंतखब उल तवारीख किसने लिखी है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल होगा। सो टीपू सुल्तान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। श्रीरंगपट्टनम में उसने स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगवाया। नंबर 2 कह रहा है कि मराठा आक्रमण से क्षतिग्रस्त हुए श्रृंगेरी के मंदिर और शारदा देवी की मूर्ति की पुनर्स्थापना के लिए धन दिया। अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने हेतु उसने अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति की। इनमें से कौन से सही हैं ये आपको बताना है। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 सही हैं। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पे सही हैं, यानी कि श्रीरंगपट्टनम में उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था एंड देन मराठा आक्रमण से क्षतिग्रस्त हुए श्रृंगेरी के मंदिर और शारदा देवी की मूर्ति की पुनर्स्थापना के लिए धन दिया था। ठीक है, अच्छा ये तीसरा वाला क्यों गलत है? तीसरा वाला सिर्फ एक इस अंग्रेज अधिकारी की वजह से गलत हो गया। अंग्रेज नहीं, फ्रांसीसी अधिकारी को उसने नियुक्ति की थी। राइट, आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा जाट नेता था जो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ को सहयोग देने के लिए सेना लेकर आ गया, लेकिन मराठों ने उसे सहायता नहीं की थी? कौन था वो? 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरजमल थे गाइस। ठीक है, सूरजमल थे वो। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आएगा कि इसका आंसर सूरजमल क्यों होना चाहिए। तो सूरजमल एक ऐसे जाट नेता थे जो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ को सहयोग देने के लिए सेना लेकर गए थे, लेकिन मराठों ने उनसे सहायता नहीं ली थी। राइट, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फतेहपुर जनपद में किसने किया था बताइए? खान बहादुर खान, लियाकत अली, अजीमुल्ला या फिर अमर सिंह? तो 16 का जो राइट आंसर है वो है अजीमुल्ला। ठीक है, इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं गाइज। फतेहपुर जनपद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और कानपुर के मध्य स्थित है। राइट, और 1857 के विद्रोह से यह क्षेत्र छूता नहीं था। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। ओके, और लियाकत अली इलाहाबाद में कर रहे थे, और अमर सिंह और कुंवर सिंह जगदीशपुर में यानी कि बिहार में नेतृत्व कर रहे थे, और खान बहादुर खान ने तो बरेली में किया था। इनके बारे में तो सबको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया? कारखाना अधिनियम कब लाया गया? सर, सबसे पहले भारत में फैक्ट्री एक्ट कब आया था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। तो अब आप बता सकते हैं कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो आप इजीली अब इसको बता ही देंगे, 1881। ओके,
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न सत्याग्रह को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सो बरसात आपने नहीं भी सुना हो, लेकिन बारदोली, खेड़ा और चंपारण तो आपने इजीली सुन ही रखा होगा। ठीक है, तो लगाइए जल्दी से खेड़ा, चंपारण और बारदोली को। सबसे पहले चंपारण हुआ था ना। अच्छा, इन तीनों को तो हम क्रम से लगा लेंगे। एक क्वेश्चन टैकल करने की एक ट्रिक यही है गाइज कि अगर हमको ये 1 वाला नहीं भी पता है तो सबसे पहले हम इन तीनों को लगा लेते हैं, क्योंकि ये तीनों तो हमको पता है। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले चंपारण हुआ था 1917 में, उसके बाद खेड़ा हुआ था, एंड देन 1928 में बारदोली हुआ था। ठीक है, तो इन तीनों को हमने लगा लिया 3, 4, 2। तो अब हम ये देखते हैं कि 3, 4, 2 इनमें से किस किस में आता है। 3, 4, 2 आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा। आ रहा है क्या 3, 4, 2? नहीं आ रहा। 3, 4, 2 आ रहा है? नहीं आ रहा। 3, 4, 2 इसी में आ रहा है। ठीक है, तो 1 भी यहाँ पे बीच में लगा ही दो। नहीं पता तो ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था? कौन सा किसान आंदोलन? उत्तर प्रदेश में तो एक आंदोलन हुआ है। वायकॉम कहाँ पे हुआ था? ये तो दक्षिण में हुआ था, केरल तमिलनाडु में। बिजोली राजस्थान में हुआ था। वर्ली महाराष्ट्र में हुआ था। ओके, मैंने इतनी इजीली आपको कैसे बता दिया मैंने कि एका तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, बिजोली राजस्थान में हुआ था, वायकॉम केरल में हुआ था, वायकॉम सत्याग्रह केरल तमिलनाडु में, और वर्ली महाराष्ट्र में हुआ था। क्यों? क्योंकि मैंने आज ही सुबह पढ़ा था ये सब। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक आंदोलन उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली था। दस्तक कर मुक्त व्यापार करने का परमिट था, जिसका उपयोग अंग्रेजों ने फर्रुख शेर की अनुमति से बंगाल में उसके आसपास के इलाकों में किया था। नंबर 3 कह रहा है काल कोठरी त्रासदी, जिसका वर्णन अंग्रेजी इतिहासकारों ने किया है, वह सिराजुद्दौला के काल में हुई थी। काल कोठरी कहीं होती नहीं, ब्लैक होल नहीं, अरे जिसमें बंद कर दिया था बहुत सारे अंग्रेजों को, ऐसा क्या था उसका नाम, अब ये भी याद नहीं आएगा। ओके, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे हैं हम, और इसमें सारे सही हैं गाइज। ब्लैक होल ही कहते हैं उसको। अब मैंने देख लिया, अब मैंने इसकी व्याख्या को देख लिया है, तो ये सारे के सारे सही हैं। बंगाल का जो प्रथम स्वतंत्र शासक था वो मुर्शीद कुली ही था, और दस्तक जो था एक करमुक्त व्यापार करने का परमिट था, जिसका उपयोग अंग्रेजों ने फर्रुख शेर की अनुमति से बंगाल में उसके आसपास के इलाकों में किया था। ठीक है, और काल कोठरी त्रासदी, जिसका वर्णन अंग्रेज इतिहासकारों ने किया है, वह सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही हुई थी। ठीक है, एक्चुअली इसने किया था कि जो काल कोठरी की घटना मूलतः अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा रची गई है, जिसके अनुसार 20 जून को फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराजुद्दौला ने बंदी बनाए गए 446 कैदियों को, जिसमें स्त्री और बच्चे भी थे, को एक घुटन युक्त अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। और 21 जून को सुबह कमरे में केवल 21 व्यक्ति ही जीवित बचे, जिनमें अंग्रेज अधिकारी हॉलबेल भी शामिल थे, और इसी घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी रह गया वहाँ पे, तो ये भी सही है। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था अंग्रेजों का मध्य प्लासी का युद्ध। ठीक है, मतलब कि प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। सारे के सारे सही हैं यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में रेलवे की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? कौन थे गवर्नर जनरल? कब चली थी पहली रेल? गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सबको पता है, मुंबई से थाने चली थी पहली रेल, और कब चली थी? 1853 में चली थी। 1866 से लेकर 67 ईस्वी में किस प्रदेश में पड़े भयंकर अकाल को आपदा का महासागर कहा गया था? सबसे भयंकर तो बंगाल में ही पड़ा था गाइज। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। राइट क्वेश्चन नंबर 22 का बी, उड़ीसा का है। उड़ीसा है यहाँ पे आपदा का महासागर जो है। थोड़ी इसकी डिटेल कर लेते हैं। ओके, तो अनाजों की कमी के कारण और वर्षा न होने के कारण 1866-67 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा। यह अकाल इतना भयानक था कि इसमें कई 100 लोग मारे गए। उड़ीसा में पड़े इस अकाल को आपदा का महासागर कहा जाता है। वैसे मैंने सुना था कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा सा अकाल पड़ा था वो बंगाल में पड़ा था, लेकिन यहाँ पे उड़ीसा के अकाल को कहा गया है आपदा का महासागर। कब पड़ा था? 1866-67 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। फिर से लगाइए इन घटनाओं को बाद के क्रम में, पहले से बाद के क्रम में लगाना। ठीक है, तो पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किस के मध्य? गांधी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। सबसे पहले कौन गए थे जेल? तो विनोबा भावे गए थे। गांधी निर्वाण कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज कब हुआ था? तो ये भी 1931 में हुआ था।
नहीं 32 में होता तीसरा गोलमेज तो अब गाइज ईयर तो यहाँ पे सेम है, ठीक है, वैसे सेकंड लास्ट होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, मैं इसकी व्याख्या नहीं देख रही हूँ अभी, ओके, मैं खुद भी तो सॉल्व कर रही हूँ इन क्वेश्चंस को। तो ये तो सबसे लास्ट में हुआ था 1940 में होता है, ये इसको हमको पता है, तो यानी कि या तो ये आंसर हो सकता है हमारा या फिर ये हो सकता है, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए 4 से स्टार्ट होगा या 3 से स्टार्ट होगा, तो गांधी इरविन समझौता पहले हुआ था ना 1931 में, पूना समझौता तो 32 में हुआ था, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। आ गया ना समझ में, आगे बढ़े। अब 23 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, आप भी ऐसे ही टैकल किया कीजिए क्वेश्चंस को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और उनको जिस जेल में रखा गया के संबंध में गलत हुक्म की पहचान कीजिए। महात्मा गांधी को आगा खां में रखा गया था क्या, जो गलत हो वही आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू को आगा खां में रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना, और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस। इसमें से कौन सा गलत मैच है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू आगा खां पैलेस ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। महात्मा गांधी को आगा खां में ही रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को बंकीपुर जेल पटना में रखा गया था, सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। ये तो इनके साथ ही थी, महात्मा गांधी के साथ, ठीक है। तो इनको तो आप कन्फ्यूजन होना ही नहीं है आपको। और राजेंद्र प्रसाद बिहार से बिलोंग करते थे, तो इनको बिहार के मतलब पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। एंड जो जवाहरलाल नेहरू थे गाइज, इनको अहमदनगर जेल में रखा गया था, ठीक है। अहमदनगर जेल महाराष्ट्र में इनको रखा गया था इसलिए, और वहीं पे इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिखी थी, ठीक है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, पुणे में नहीं, इनको अहमदनगर में रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, आज़ादी के बाद किस रियासत को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य कार्रवाई की गई थी, बताइए जल्दी से। तो जम्मू कश्मीर को तो राजा हरि सिंह ने बिलापत्र पर साइन कर दिए थे, ऐसे भारत में आया था ये तो। और जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ था, ये भी आपको पता ही। और बेल्लौरी और हैदराबाद में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इसमें जो आंसर है राइट वो है हैदराबाद, ठीक है। अच्छा, बेल्लारी को कैसे मिलाया गया था इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। वैसे यहाँ पे राइट आंसर ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के लिए चलाया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। हम थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि बेल्लारी के बारे में जानना है कि बेल्लारी को कैसे यहाँ पे मिलाया गया था। तो गाइस बेल्लारी के बारे में तो आपको दिया भी नहीं हुआ है, अब बताइए कैसे बताएं आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं है कुछ तो हम क्या करें, हमको भी नहीं पता बेल्लारी के बारे में तो कुछ। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद के लिए, जम्मू कश्मीर को तो साइन कर दिए थे वहाँ के राजा हरि सिंह ने। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जैसे जूनागढ़ जैसे ही जनमत संग्रह, ऐसे याद रखना। ऑपरेशन पोलो फिर किसके लिए चलाया गया था, तो हैदराबाद के लिए। बेल्लारी के बारे में मेरे को जानकारी नहीं कुछ भी। निम्न में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है, बताइए। युगांडा, अल्जीरिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और मिस्र। तो इसमें से अल्जीरिया नहीं है एक तो, ठीक है। मैं देख रही हूँ, मेरा पता है ध्यान कहाँ पे चल रहा है, मैप पे चल रहा है। मैंने तीनों रेखाएं कर रखी हैं ये। तो एक तो यहाँ पे इंडोनेशिया तो है, ब्राज़ील भी है और युगांडा भी है। मिस्र और अल्जीरिया नहीं है गाइस। देखते हैं हम इसका आंसर 26 का आंसर क्या है। यस, 26 का आंसर ऑप्शन सी ही है, 2 और 5। ये अल्जीरिया नहीं है और ये मिस्र नहीं है। अल्जीरिया क्यों नहीं है, क्योंकि अल्जीरिया से तो मकर रेखा जाती है, सॉरी कर्क रेखा जाती है। क्यों, क्योंकि अफ्रीका में ऊपर है ना पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया और मिस्र, इनसे जाती है। अफ्रीका के ये देश हैं जिनसे होकर जाती है कर्क रेखा। तो अल्जीरिया किस में आ गया, विषुवत रेखा में नहीं आया ना। तो एक तो ये हो गया। और मिस्र, तो मिस्र भी अभी मैंने ऊपर ही बोला है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में है ये कंट्रीज, अल्जीरिया और मिस्र दोनों। तो इसलिए ये कर्क रेखा में पड़ते हैं, ना कि विषुवत रेखा में, ठीक है। बाकी ये युगांडा, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील, इन तीनों में से होकर जाती है विषुवत रेखा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल होगी इस पर। वैसे इन सारी रेखाओं को ना, इन तीनों रेखाओं को आप कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो 100% मिल रहा है आपको एग्जाम में। पिछली बार के में देख लीजिए, 2020 के में, या फिर 2019 के में भी देख लीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। लैपिली, ये तो क्वेश्चन हार्ड सा लग रहा है। लैपिली बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं, जबकि ब्रेशिया मटर के दाने के आकार के अपेक्षाकृत छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं। हमको तो पता ही नहीं इसके बारे में, कुछ बहुत ही हार्ड है हमारे लिए। और एसिड लावा, जो अम्लीय लावा से शील्ड शंकु का निर्माण होता है, जबकि बेसिक लावा से गुंबदाकार शंकु का निर्माण होता है। बताइए कौन से सही हैं।
तो देखते हैं इसका आंसर 27 का सी। 27 का सी, यानी कि ये दोनों सही हैं गाइस, ठीक है, दोनों सही हैं, देखकर और पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन सा गर्त यानी कि ट्रेंच प्रशांत महासागर में नहीं है? तो मेरियाना तो है, सुंडा नहीं है। सुंडा किस में है? सुंडा उसमें है हिंद महासागर में, ठीक है। सुंडा अगर आपको पता है तो बाकी तीनों, अगर ये मेरियाना को तो सब जानते हैं खैर कि मेरियाना ट्रेंच जो है ये प्रशांत महासागर में है, लेकिन अगर इन दोनों के नाम भी आपने नहीं सुने, टोंगा के और मिंडानाओ के, तो लेकिन सुंडा तो सुना ही होगा ना। तो सुंडा कहाँ पे आपको पता है पहले से ही, हिंद महासागर में है, तो आंसर यही हो जाएगा। कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? नाइजर, नामीबिया, जिम्बाब्वे या फिर बोत्सवाना। स्थल रुद्ध देश नहीं है ये आपको बताना है। 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी, नामीबिया नहीं है, ठीक है। नामीबिया स्थल रुद्ध देश नहीं है। नामीबिया, इसकी लोकेशन कहाँ है पता है आपको? नामीबिया से वो जा रही है मकर रेखा, नामीबिया, बोत्सवाना एंड दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये कंट्री हैं अफ्रीका के जिनसे होके जाती है कौन सी रेखा? मकर रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थल रुद्ध देश कौन से नहीं है? नामीबिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अफ्रीकी देश लाल सागर से संलग्न नहीं है? तो गाइज लाल सागर से कौन सा नहीं लगेगा? मिस्र तो लगेगा, क्योंकि ये अच्छा लाल सागर से अफ्रीका उससे अलग होता है ना, यूरोप से, एक साइड से यूरोप से अलग होता है, एक साइड से एशिया से अलग होता है अफ्रीका, ठीक है। तो अगर हम इन कंट्रीज़ को देखें, मिस्र को, एरिट्रिया को और जिबूती को, तो ये तीनों तो लगती हैं, लेकिन नामीबिया नहीं लगता। क्यों? क्योंकि नामीबिया तो दक्षिण में है ना, दक्षिण अफ्रीका के पास है नामीबिया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आंसर भी देख लेते हैं, आंसर भी सी ही है इसका, मतलब कि मुझे अब क्वेश्चंस को टैकल करना आ गया, इसका मतलब इस बार पास हो सकता है मेरा एग्जाम। ओके 31 पे आते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों का क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ सही क्रम कौन सा है? उत्तरी अमेरिका के ये कंट्रीज़ हैं गाइज, ठीक है, और इनका आपको घटता हुआ क्रम लगाना है क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? कनाडा तो सबसे बड़ा है ना, रशिया है सबसे पहले तो क्षेत्रफल की बात है, अगर हम करें तो सबसे हमारा नंबर तो इंडिया का 7 पे आता है। सबसे पहले कौन आता है? रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, आरके, मैंने ऐसे याद कर रखा था, आरके सी है बी। तो ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? इन दोनों को तो एलिमिनेट कर ही देंगे, क्योंकि कनाडा आ रहा है सबसे पहले, ठीक है। लेकिन फिर भी हम फंस जाएंगे गाइज, नहीं फंसेंगे। क्यों नहीं फंसेंगे? क्योंकि हमको पता है, अगर हमने उत्तरी अमेरिका का मैप देखा है तो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड मैक्सिको, उसके बाद निकारागुआ आएगा, छोटा सा कंट्री है ये निकारागुआ। 31 का आंसर देख लेते हैं वैसे। यस 31 का यही है गाइज, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड मैक्सिको एंड देन निकारागुआ। ये उत्तरी अमेरिका में 3 ही मैक्सिमम, मतलब 3 ही कंट्री हैं जो जिनको आप थोड़ा सा गिनती में लेकर आओगे, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। निकारागुआ तो दिखता भी नहीं किधर है। अच्छा निकारागुआ की कैपिटल बताइए जल्दी से। मानागुआ है, ओके। सो सूर्य से दूरी के क्रम में निम्न में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? मंगल और यूरेनस, ये इंग्लिश में लिख देते हैं ना तो मेरा दिमाग चल जाता है, मुझे ध्यान करना पड़ता है कि यूरेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो 32 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी, बृहस्पति और शनि, ओके, बृहस्पति एंड शनि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं उनसे संबंधित देशों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। 33 का जो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने सुना था कि माउंट सिनाबंग कभी इरप्ट हुआ है, ठीक है, सुना था ना करंट अफेयर्स में। माउंट मेरापी के बारे में भी सुना था, माउंट सिनाबंग के बारे में सुना था, और एक और सुना था कोई माउंट मतलब कांगो में था वो, ठीक है। तो सिनाबंग इटली में नहीं, इंडोनेशिया में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी सही है। कोलिमा जो है मैक्सिको में है, माउंट ताल फिलीपींस में है, याद रखिएगा। और माउंट मेरापी भी अभी इरप्ट हुआ था तो ये इंडोनेशिया में है, और सिनाबंग भी इंडोनेशिया में, इसलिए यहाँ पे ये करेक्टली मैच नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन कर चुके हैं, जल्दी से हम एक ही वीडियो में पूरे 150 को कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित नदियों द्वारा बनाई जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है। ऑरेंज नदी बनाती है नामीबिया दक्षिण अफ्रीका की सीमा, हाँ जी बनाती है, हमने देखा है, नहीं देखा नहीं मतलब मैप में देखा है। ओके। ओरेनिको कोलंबिया वेनेजुएला की बनाती है, तो ओरेनिको यस दक्षिण अमेरिका में फ्लो करती है। ये कंट्री यही है क्या? कोलंबिया एंड वेनेजुएला। देखिए अपने दिमाग में लाइए,
कोलंबिया एंड वेनेजुएला की बना रही है या नहीं बना रही यार, ये ध्यान नहीं आ रहा। नीपर नदी, तो नीपर यूरोप की नदी है। बेलारूस एवं यूक्रेन की बनाती है। क्या ये शत अल अरब नदी सऊदी अरब एवं ताजिकिस्तान की बनाती है। गाइस जो पहले का तो मुझे करेक्टली पता है, आई मीन एग्जैक्ट पता है। इसका आंसर ही देखते हैं। 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी। ये सत अल अरब नदी जो है ये सऊदी अरब और ताजिकिस्तान की नहीं, ये किसकी बनाती है, ईरान और इराक की बनाती है। ठीक है, सत अल अरब नदी ईरान और इराक की सीमा बनाती है। ओके, बाकी सारे करेक्टली मैच एक बार और पढ़ लीजिए ध्यान से। ऑरेंज नदी नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका की बनाती है। ओरेनिको नदी कोलंबिया वेनेजुएला की बनाती है। नीपर नदी, ये नाम इसका नीपर है लेकिन डी से शुरू होती है। इसकी स्पेलिंग अगर आपको डी से लिखी हुई दिखेगी ना तभी सही मानना। और बेलारूस एवं यूक्रेन की बनाती है। आगे बढ़ते हैं। जितने भी कंट्रीज आए हैं ना यहाँ पे, इन सबकी आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। नामीबिया की कैपिटल, दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल, कोलंबिया वेनेजुएला, इन सबके पता होनी चाहिए। अब इन झीलों को आपको लगाना है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये झील हैं कहाँ पे पता है ना आपको? सबसे पहले तो ये बताइए, कनाडा में है ये। ठीक है, कनाडा में ही है ना यार। मेरा भी दिमाग चल जाता है कभी कभी, मुझे याद नहीं आता। मैंने पढ़ रखी है लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा। तो इवन मैंने नोट्स में भी इनको लिख रखा है लेकिन अब उनको रिवाइज बहुत ज़रूरी है करना। ओके, 35 का जो राइट आंसर देखते हैं इसमें। 35 का राइट आंसर है गाइज ऑप्शन डी, यानी कि ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का और विनीपेग। ओके, विनीपेग में जो गेहूं की मंडी है ना, सबसे बड़ी वो वाली मंडी है विनीपेग में ही। ओके, तो यार हाँ, ओके यहीं पे आते हैं लौट के। सो अरे यार, ओके सो यहाँ पे जो आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन डी, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का और विनीपेग। ये इनका ना क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, आ सकता है क्योंकि पिछले एग्जाम में भी आप पूछे गए हैं इस तरीके के क्रम, तो प्लीज़ याद रखिएगा। ओके, एक बार और देख लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। और क्वेश्चन को नहीं देखना है आपको तो आप मैप में ज़रूर देख लीजिएगा। और अब आगे आते हैं 36 पे। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या क्या है? एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से हैं? एक तो इसको हम काउंटिंग बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं वो। तो एक तो लद्दाख कर रहा है गाइस पाकिस्तान को। ठीक है, कुछ गलत बोल रहे हैं क्या हम लोग? गलत तो बोल ही रहे हैं। यहाँ इसमें ये पूछ रहा है कि दोनों को मिला के पूछ रहा है कुल। ठीक है, तो लद्दाख भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान चीन से लगता है, उत्तराखंड से चीन है, नेपाल लगता है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश नेपाल भूटान से लगता है, सिक्किम नेपाल चीन भूटान से लगता है, असम लगता है बांग्लादेश एवं भूटान से, अरुणाचल प्रदेश लगता है चीन म्यांमार और भूटान से, और मिजोरम भी लगता है बांग्लादेश और म्यांमार से। तो कितने हो गए टोटल? 7 स्टेट्स या फिर यूटीज़ हो गए, राइट। अच्छा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर क्यों नहीं दिया? वो भी तो लग रहा है ना पाकिस्तान से, लद्दाख थोड़ा ना लग रहा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है गाइस। मैंने पूरी व्याख्या पढ़ दी है इसकी, लेकिन मुझे यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं दिखाई दे रहा। तो जम्मू कश्मीर भी तो लग रहा है, लग रहा है ना। ओके, 7 नहीं 8 होंगे फिर तो। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यांगजी दीवान दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यांगजी दीवान दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। और नाथुला, लिपुलेख और सिप्पिला दर्रा भारत एवं चीन के बीच व्यापार पॉइंट हैं। अब इनमें से आपको बताना है सारे कथनों को पढ़ने के बाद कि इनमें से कौन सा सही है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी। ये सारे सही हैं गाइज, ये सारे करेक्ट हैं। यानी कि यांगजी दीवान दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा मुझे पता नहीं था, सच्ची बता रही हूँ। तो है कहाँ पे ये? ऐसा दे रखा है क्या इसमें? दे भी नहीं रखा कि ये यांगजी दीवान दर्रा है किस स्टेट में। ओके, तो बुर्जिल तो मेरे को पता था। ठीक है, ये सारे के सारे करेक्ट हैं। एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं ताकि याद हो जाए हमको। यांगजी दीवान दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है। जवाहर सुरंग का तो नाम भी चेंज हो गया है ना, आई थिंक अटल सुरंग हो गया है।
और नाथुला, लिपुलेख एवं सिपकीला दर्रा भारत एवं चीन के बीच व्यापार पॉइंट हैं। ओके, ये सारे के सारे सही हैं। 7 सिस्टर्स में कौन सा स्टेट इसमें शामिल नहीं है? मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो 7 सिस्टर के नाम आपको पता ही होंगे। ओके, पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। इन सब को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल उसमें इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटका। 39 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। किस किस से मैच कर रहा है छत्तीसगढ़? मैच नहीं कर रहा, मतलब टच कर रहा है तो छत्तीसगढ़ कर रहा है 7 राज्यों की सीमा को। कौन कौन सी हैं वो? यूपी, एमपी, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। ठीक है, 7 स्टेट से इसकी सीमा लगती है। कर्नाटक की लगती है 6 से। कौन कौन से हैं वो? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केवल एवं तमिलनाडु। ओके, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। ओके, आंध्र प्रदेश की किस किस से लगती है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक एवं तमिलनाडु से। एंड एमपी की किससे लगती है? तो एमपी की 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र से। तो ये अगर आपने मैप पढ़ रखा है, एक बार और मैं सीरियसली बोल लूँगा, मैप को एक बार और पढ़ लीजिए और ऐसे ही कोई देखना कि कितने स्टेट्स की सीमा, किसी स्टेट की सीमा कितने और अदर स्टेट से लग रही है। ये चीज़ आप एक बार और कर लीजिएगा। निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। तो 40 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, सही क्रम बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे नीचे जो नदी है गए जो वैगई आती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे वैगई आएगी। तो ऑप्शन सी को हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट, अब स्वर्णरेखा नदी कहाँ पे है, कहाँ फ्लो करती है स्वर्णरेखा? एक्चुअली इसमें जो राइट आंसर है देखना ही पड़ेगा, मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत ज़्यादा। 40 का बी यहाँ पे राइट है, तो यानी कि ये वाला सही है। स्वर्णरेखा, पेन्नार, कावेरी और वैगई, ये उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। अब आगे बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। कितनी देर में? 32 मिनट हो गई। 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने में जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, ये झील है और उनके जो राज्य हैं यहाँ पे आपको मैच करना है। चप्पलनाला झील मतलब कौन सुमेलित है या सुमेलित नहीं है? सुमेलित अगर करना था तो कौन सा सम्मिलित है ये बताना है। 41 का राइट आंसर है इसमें सी, यानी कि कालीवेली झील तमिलनाडु में है। ठीक है, बाकी करेक्टली मैच नहीं है। कहाँ कहाँ पे है? चपनाला कहाँ पे है? तो असम में है चपनाला। और नाको झील कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और साला झील अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही करेक्टली मैच था, कालीवेली तमिलनाडु में है। वैसे ये झील ना, इन सारे के सारे झील के नाम मैंने पहली बार ही सुने हैं। निम्न में से किस उपाय द्वारा मृदा की उर्वरता को नहीं बढ़ाया जा सकता? मृदा की उर्वरता नहीं बढ़ाई जा सकती। फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन या बहुफसली खेती। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीज संशोधन द्वारा फसल की उपज को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि बीज संशोधन द्वारा फसल की उपज को तो बढ़ाया जा सकता है, किंतु मृदा की उर्वरता को नहीं बढ़ाया जा सकता है। जबकि फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती उपायों द्वारा मृदा की उर्वरता में सुधार किया जा सकता है। निम्न में से कौन सी प्रजाति गेहूं की प्रजाति नहीं है? 43 का राइट आंसर क्या होगा? गेहूं की प्रजाति में से कौन सी नहीं है बताइए। तो मही सुगंधा नहीं है। सुगंधा तो धान की प्रजाति है। ठीक है, सुगंधा किसकी है? धान की प्रजाति है ये। अब इनमें बताइए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान जो है ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बकरी अनुसंधान मथुरा उत्तर प्रदेश में है, जोधपुर में नहीं है। ओके, बाकी सारे करेक्टली मैच है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है, शुष्क बागवानी बीकानेर में है, केंद्रीय कपास नागपुर में है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी चीज़ें ना याद नहीं रहती मेरे को, तो सच्ची बता रही हूँ। निम्नलिखित जलप्रपात एवं उनसे संबंधित नदियों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। अमृतधारा, मांडवी नदी, भालकुंड, बीना नदी, जो लोध,
बूढ़ा नदी, टुडुमा, मच्छकुंड नदी, सबके सब नए नए शब्द हैं। 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अमृतधारा, मांडवी नदी, ये जो है सुमिलित नहीं है, बाकी सुमिलित हैं। अमृतधारा, मांडवी नदी, बाकी सारे के सारे सम्मिलित हैं। तो अमृतधारा हंसदेव नदी पे छत्तीसगढ़ में है ये। ओके, हंसदेव नदी छत्तीसगढ़ में है, मांडवी पे नहीं। फिस्कल डेफिसिट को क्या परिभाषित करता है? राजकोषीय घाटा क्या होता है? 46 में दे रखा है। तो क्या होता है राजकोषीय घाटा? किसी एक बजट वर्ष में सरकार की संपूर्ण देयता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे की अन्य परिभाषाएं कौन कौन से यहाँ पे दे रखी हैं? तो राजकोषीय घाटा ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा फिर तो। ओके, ऑप्शन ए, किसी एक बजट वर्ष में सरकार की संपूर्ण देयता। आगे बढ़ते हैं। फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी क्या होती है? 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। फिएट मनी को लीगल टेंडर कहा जाता है क्योंकि ये मुद्राएं सरकार के आदेश पर चलती हैं, लेकिन किसी कमोडिटी से समर्थित नहीं है ये। ठीक है, ओके, फिएट मनी। ओके, थोड़ा सा ध्यान से इसकी व्याख्या को भी पढ़ लेते हैं। एक बार और पढ़ दूं क्या? पढ़ ही लेते हैं गाइस, थोड़ा सा माइंड में चला जाए इसके बारे में कुछ। तो देखते हैं। फिएट मनी जो है एक लीगल टेंडर कहा जाता है क्योंकि ये मुद्राएं सरकार के आदेश पर चलती हैं, लेकिन किसी कमोडिटी से समर्थित नहीं है, बल्कि बाहर के विश्वास से समर्थित होती हैं, जैसे कि स्वर्ण। इस प्रकार सोने या चांदी द्वारा समर्थित मुद्राओं के विपरीत फिएट मनी का कोई आंतरिक मूल्य, कागजी मूल्य नहीं होता है। यूएस डॉलर जो है फिएट मनी का एक उदाहरण है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आई गया। चलो, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, मुद्रा जिसका वास्तविक मूल्य नहीं होता है। 47 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन की विपरीत परिस्थिति को क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन या फिर डिफ्लेशन? डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे, डिप्रेशन। ऑप्शन सी को तो आप बहुत जल्दी से एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन जल्दी से बताइए 48 का आंसर क्या होने जा रहा है? मुद्रा विद इन्फ्लेशन का जो अपोजिट सिचुएशन है वो है डिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। आगे बढ़ते हैं। WTO के संबंध में क्या असत्य है? उरुग्वे राउंड की वार्ता 1986 से 94 के पश्चात इसकी स्थापना की गई। 1 जनवरी 1994 को अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक रॉबर्ट अज़ेवेडो हैं। इसके बारे में असत्य आपको बताना है तो आप इजीली आपको बता दोगे, आप इसको बता दोगे मेरे को पता है। 2 और 4 इसमें गलत हैं। 2 और 4 इसमें गलत हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो आपने पढ़ा था ना कि एंकोजी अकोंजो एविएला जो अभी नाइजीरिया की हैं महिला ये, और ये बनी है WTO की पहली महिला अध्यक्ष। तो 4 तो गलत हो गया, तो लेकिन सेकंड भी गलत है क्योंकि 1995 में बना था, ना कि 1994 में। ये गलत है और ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बाकी की सही है। कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है? वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षण, मुद्रा आपूर्ति का नियमन, विदेशी विनिमय नियंत्रण एवं प्रबंधन, उपरोक्त सभी। तो सारे काम किए जाते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि के लिए ट्रेजरी बिल जारी नहीं किया जाता है? 51 का राइट आंसर क्या है? 273 दिन। इसके लिए नहीं किया जाता। 91 के लिए किया जाता है। 182, 364। 91, 182, 364। ठीक है, डबल कर दीजिए। 91 का डबल और उसका भी डबल, 364। ठीक है, डबल ही हुआ ना? हाँ, डबल ही हुआ। बाकी 273 दिन के लिए जारी नहीं किया जाता है। ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं 91 का डबल और उसका भी डबल। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट अनुमान 2021-22 में कितना राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया है? 52 का राइट आंसर क्या है? देखते हैं, हमको नहीं पता, देखते हैं इसकी व्याख्या क्या लिखा हुआ है। 52 का है बी, यानी कि 6.8%। राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया है 6.8%। थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में कौन सा असत्य है? थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसमें अप्रत्यक्ष कर के प्रभावों को शामिल किया जाता है, ये यहाँ पर सत्य है। बाकी इकोनॉमी के क्वेश्चन ना थोड़ा हार्ड से लगते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष कर के प्रभावों को शामिल किया जाता है, ये यहाँ पर सत्य, बाकी सत्य हैं। ठीक है, कृषि गणना 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में क्रियाशील जोत का औसत आकार कितना है? 54। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है।
तो 1.08 हेक्टेयर। भारत में क्रियाशील जोत का औसत आकार कितना है? 1.08 हेक्टेयर। 1.08 हेक्टेयर याद रखिएगा, आ भी सकता है एग्जाम में। क्रियाशील जोत का आकार कितना है भारत में? तो 1.08 हेक्टेयर। वर्तमान समय में देश में कितनी महारत्न कंपनियां मौजूद हैं? 10 हैं ना गाइज? 10 हैं या 12 हो गई हैं? मैंने तो 10 पढ़ा था और उसके बाद कोई बनी भी नहीं, तो 10 हैं। पहले 8 पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद नहीं 7 पढ़ी थी, फिर 3 और बनी थी, तो इसलिए अब हो गई थी 10, और 10 ही हैं अभी भी। ठीक है, कौन कौन सी हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, ONGC है, कोल इंडिया है, NTPC है, गेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि सेल, पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और भेल है। ठीक है, अच्छा कोई कंपनी महारत्न बनती कब है? तो सबसे पहले उसकी शर्त ये है कि उस कंपनी को नवरत्न होना चाहिए पहले तो। ठीक है, और विगत 3 वर्षों में औसत वार्षिक व्यवसाय 25,000 करोड़ रुपए से अधिक, और औसत वार्षिक नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक, और औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। और भी शर्तें हैं, जैसे कि भारतीय शेयर बाजार में सेबी के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होनी चाहिए, एंड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सशक्त उपस्थिति होनी चाहिए। ये सारी की सारी शर्तें हैं किसी भी कंपनी को महारत्न बनने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट नीति आयोग तथा किस अन्य आयोग द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है? भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट का नाम अगर इंग्लिश में दे दिया होता तब ज़्यादा बेटर होता। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। भारत का पहला अनाज ATM, तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, बहुत सबको पता है, कहाँ पे? गुरुग्राम। और गुरुग्राम में अभी एग्जैक्ट प्लेस पूछा जाए तो फारूक नगर। ठीक है, निम्न में से कहाँ पर NTPC की सहायक कंपनी NTPC REL को सौर पार्क स्थापित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी दी गई है? तो कचकरण में। ओके, कचकरण गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के अनुसार कब तक सकल प्रजनन दर 2.7 को 2.1 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो गाइज 2020 के एग्जाम में आया था कि TFR दर को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 2.1 उसका आंसर था, आया था ये क्वेश्चन पिछली बार के एग्जाम में। अब ये यहाँ पे ये पूछ रहा है, कितनी तेजी से आवाज़ आ रही है, बंद कर दे गेट। ओके, सो हम यहीं पे लौट के आते हैं, बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी उधर से। तो 59 का जो राइट आंसर है क्या होगा? वो ऑप्शन सी, 2026। ठीक है, .1 करने का लक्ष्य निर्धारित कब किया गया है? सकल प्रजनन दर को 2026 तक। आगे बढ़ते हैं। हाल में किस महान अभिनेता का निधन 7 जुलाई 2021 को मुंबई में हो गया? तो वैसे तो ये सारे ही मर चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंटली दिलीप कुमार थे, आई थिंक, है ना? दिलीप कुमार ही थे ना? इरफान खान को तो बहुत टाइम हो गया, प्राण के बारे में तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है, और ऋषि कपूर को भी टाइम हो गया, तो दिलीप कुमार ही इसमें से आंसर होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। 60 का यस गाइस, जो दिलीप कुमार ही हैं। ठीक है, दिलीप कुमार, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। आगे बढ़ते हैं। रेन गेट्स वॉन इन USA किसकी चर्चित बुक है ये? रेन गेट्स वॉन इन USA ये लिखी है बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने। बराक ओबामा एंड ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने। क्यों कि बराक ओबामा ने लिखी है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। रेन गेट्स बॉर्न इन USA याद रखना है, बराक ओबामा और स्प्रिंगस्टीन। किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की गई है? किसने करी थी ये? सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करी थी गाइस। ओके, उसके बाद तो बहुत सारे स्टेट्स आगे आ गए थे, सबने कर दिया। हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया बौद्ध स्तूप जो बाढ़ के पानी से गिर गया था, किस स्थान पर है? केसरिया बौद्ध स्तूप जो बाढ़ के पानी से गिर गया था कहाँ पे है? तो बिहार की राजधानी पटना से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, पटना में ही नहीं है। आप मान लीजिए यहाँ पे तो आंसर बस आपसे पूछा है स्टेट का नाम, तो बिहार में है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
63, 64। अभी हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए हौसला नामक पहल की शुरुआत की गई है। पहल किस केंद्र या राज्य किस स्टेट या यूटीज़ ने की है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में करी गई है गाइस जी हौसला की शुरुआत। ठीक है, हौसला की शुरुआत जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमियों को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए करी गई है। सो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तराखंड में तो सबसे पहले तो तीरथ सिंह रावत बने थे एंड देन पुष्कर सिंह धामी है। तो अभी ये पुष्कर सिंह धामी ही है। ठीक है, नाबार्ड के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस सहकारी बैंक को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य सहकारी बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से हो सकते हैं इसमें से? 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड। ठीक है, तेलंगाना की जो सहकारी बैंक है इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ राज्य सहकारी बैंक अवार्ड। निम्न में से किसने देश की पहली, अच्छा सहकारी बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना स्थापित करने के लिए लद्दाख के साथ एक समझौता किया है? तो गाइस ये कौन है? एनटीपीसी है। एनटीपीसी का एक प्लांट हमारे यहाँ भी बन रहा है जो कि एशिया का सबसे बड़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एक एक्वेटिक और तथा रोबोटिक गैलरी तथा एक नेचर पार्क का उद्घाटन किया है? बहुत तेजी से बात आ रही है बाहर से। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। ठीक है, आज ही सुबह पढ़ा था, आज सुबह नहीं मैंने ये वीडियो बना रही थी उस टाइम पे मैं दृष्टि करंट अफेयर्स का, तो उसमें पढ़ा था मैंने। हम लोग कह रहे थे कि इसको छोड़ देते हैं, लेकिन फिर जब इस पर थोड़ी सी नज़र पड़ी कि नहीं ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए फिर पढ़ा था हमने वो। और देखिए यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है, पीसीएस मंत्रा ने भी अपने मॉक टेस्ट में। ठीक है, अहमदाबाद इज द राइट आंसर। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? मधुमक्खी के डंक मारने से मेरे को भी खा गई थी एक बार। ओके, 69 का राइट आंसर। एक बार नहीं कई बार खाई, बचपन में तो काफ़ी खाई हैं, अब तो नहीं खाते हैं, अब मैं कहीं जाती नहीं बाहर। 69 का ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। 69 का ऑप्शन डी, बेकिंग सोडा। अगर मधुमक्खी खा जाए आपको, उसके डंक मारने पे जब आपको दर्द हो तो किसका प्रयोग करें जिससे आपको आराम मिल जाए? बेकिंग सोडे का। विरंजक चूर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, हिंदी में ना समझ आए लेकिन इंग्लिश में समझ आ जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगनाशक के रूप में किया जाता है। एंड विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। इनमें से आपको बताना है सही कौन सा है। तो सारे के सारे सही नहीं है, 2 और 3 सही है। ये वाला गलत है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए होता है, ये गलत है। बाकी 2 और 3 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस गैस के कारण पावरोटी या ब्रेड या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? किस गैस के कारण हो जाते हैं पावरोटी, ब्रेड या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी? 71 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें भी होती है पावरोटी, ब्रेड या केक में, है? इसी की वजह से फूलकर मुलायम और स्पंजी होते हैं। अजीब सा लग रहा है सुन के। एक तार में बहती विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट एवं विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी? यार साइंस के क्वेश्चन तो जान ले लेंगे इस बार। 72 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी या 4 गुना बढ़ जाएगी। एक बार ध्यान से पढ़ ही लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है, ये तो हमको पता है, इतनी साइंस तो हमने भी पढ़ी है। वैसे मैं कॉमर्शियल स्टूडेंट हूँ, उसके बाद मैंने LLB करी है, लेकिन इतनी साइंस तो मैंने भी पढ़ी है। ठीक है, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पे बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है और रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। अब बताइए इसमें से कौन कौन सा सत्य है? 74 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे के सारे सत्य हैं। एक बार और पढ़ लीजिए, जो साइंस के स्टूडेंट ना हो वो पढ़ लीजिए एक बार और। मानव नेत्र में जो प्रकाश होता है वो कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है, राइट। और पुतली जो होती है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है, जो पुतली होती है जो दिखता है मतलब
ओके, आगे बढ़ते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सत्य हैं, उल्टा तो ही बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अब मायोपिया के बारे में पढ़ लीजिए। तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। और निकट दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना यानी कि दृष्टि पटल के पीछे बनता है। इनमें से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। केवल एक सही है। अरे यार, पेन ले आने चला, पहले दिया। केवल एक सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट के लिए कौन सा, याद रखना दोनों, निकट का और दूर का दोनों का लेंस याद रखना है। तो निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। पाचन की क्रिया केवल एक रासायनिक क्रिया है। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया टायलिन एंजाइम की सक्रियता से प्रारंभ होती है। एक्चुअली हमारे मुंह में ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रोटीन का पाचन तो हमारे मुंह में ही हो जाता है। और ये क्वेश्चन और लास्ट ईयर में भी पूछा गया है 2020 के पीसीएस एग्जाम में। पाचन की क्रिया हमारे मुंह से प्रारंभ हो जाती है। और किसका पाचन सबसे पहले होता है मुंह में? स्टार्ट प्रोटीन का होता है। अरे नहीं गाइस, गलत बोल रही हूँ मैं। कार्ब्स का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। लेकिन मैं खुद कंफ्यूज हूँ अब। इसका ना वही देख लेते हैं क्या बोलते हैं, 77। कुछ गलत ना बोल दूँ मैं, इसीलिए मैं अब चुप हो गई। अब मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि पाचन की रासायनिक क्रिया का प्रारंभ मुंह में ही हो जाता है। और मुंह में हमारे में टायलिन होता है, ठीक है, होता है ना। टायलिन एंजाइम हमारे मुंह में होता है और उसी की वजह से पाचन की क्रिया मुंह में स्टार्ट हो जाती है, राइट। और तो दूसरा तो सही है। तो क्या पाचन की क्रिया केवल एक रासायनिक क्रिया है? इसको देख लेते हैं, इसका क्या आंसर है। तो पाचन जो है जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया है। हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक व रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है, ठीक है। केवल रासायनिक नहीं है, यांत्रिक भी है। यहाँ पे एक और वर्ड अगर यांत्रिक लिख दिया जाए तो ये पहला भी ठीक हो जाएगा। यांत्रिक देखिए कैसे लिखा है मैंने। यानी कि पाचन की क्रिया जो है एक यांत्रिक और रासायनिक क्रिया है। और पाचन की रासायनिक प्रक्रिया टायलिन एंजाइम की सक्रियता से प्रारंभ होती है। आगे बढ़ते हैं, मुंह से ही हो जाती है स्टार्ट, ये तो आपको पता ही होगा। अब पीएच वैल्यू पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है पीएच का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका वैल्यू आपको बतानी है। मानव रक्त की कितनी होती है? दूध की कितनी होती है? दूध की हम पर गलत लिखी हुई है। दूध मैंने याद रखा था 64 रुपये किलो बिकता है, यानी कि 6.4। तो अच्छा, मैच करना है गाइज, गलत सही नहीं पूछा है, मैच करना है, ठीक है। ये लीजिए, करिए मैच। तो दूध को तो आप 64 से मिला दीजिए बी का, यानी कि बी का 3। तो बी का 3 तो 3 में दे रखा है, नहीं मिली हमें कोई हेल्प। अब मानव रक्त भी हमको पता है ना कितना होता है। मानव रक्त तो होता है कितना, 7.3 से 7.5 तक होता है, यानी कि ए का 2। तो ए का 2 भी 2 में दे रखा है, फिर भी हमको कोई हेल्प नहीं मिली, है ना। ए का 2 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि इन दोनों को हम यहाँ से अलग कर सकते हैं। इनको कर दिया हमने एलिमिनेट, बचे हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो फिर भी लेकिन हमको कोई हेल्प नहीं मिल रही। 2 चीज़ हमको पता है लेकिन आंसर तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो अब तीसरा देखते हैं। तो एक हिंट और बताऊँ मैं आपको, पहले इसका आंसर देख लूँ तब बताऊँगी हिंट। देखिए, सबसे ज़्यादा में 4 4 4 इसमें दे रखा है। तो ऐसा सोचिए कि यहाँ 4 ही हो सकता है यार, ज़्यादा बार दे रखा है, 4 ही हो सकता है। डी का 4, मानव मूत्र का 6.5 से 7.5 तक ही होता है। अब आंसर आप लगा दीजिए, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। कितना ज़्यादा हॉट, मतलब क्या हो गया लिखा हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है गाइज। एक बार और पढ़ लेते हैं। मानव रक्त का कितना होता है? तो 73 से 75। 73 तो बोल ही नहीं सकते इसको। 7.3 से 7.5। दूध का 6.4। मानव लार का 5.5 से 7.5 एंड मानव मूत्र का 6.5 से 7.5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा। बहुत सारे पीएच वैल्यू, बहुत सारे पदार्थ हैं पीएच वैल्यू याद करने के लिए, सारे के सारे याद कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एम्फीसीमा निम्न में से किससे प्रभावित करता है? लिवर, किडनी, लंग्स या फिर ब्रेन को? एम्फीसीमा प्रभावित करता है, लंग्स को करता होगा आई थिंक।
एम्फीसीमा मुख्यतः, यस पढ़ते हैं इसको, एम्फीसीमा मुख्यतः धुआं आदि के अंतः श्वसन से जुड़ा होता है और एम्फीसीमा के सबसे अधिक मामले सिगरेट पीने या लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण उत्पन्न होते हैं और यह लोगों के फेफड़े में वायु कोष्ठ को क्षतिग्रस्त कर देता है। ठीक है, एम्फीसीमा फेफड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंत्र नलिका में संक्रमण के लिए क्या उत्तरदायी है? जीवाणु, विषाणु, परजीवी। आंत्र नलिका में संक्रमण के लिए उत्तरदायी है जीवाणु, विषाणु और परजीवी, सारे ही हैं। ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरेस्मस रोग केवल प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशरकोर, ये बच्चों में होने वाले रोग हैं गाइस दोनों। तो और क्वाशरकोर रोग मेरे पड़ोस में भी हो गया था एक बच्चे को, कई साल पहले की बात हो गई और वो बच्चा एक्सपायर हो गया था। ठीक है, मतलब इलाज तो हो सकता था उसका, लेकिन नहीं बच पाया बेचारा। तो मेरेस्मस रोग केवल प्रोटीन की कमी से होता है। एक्चुअली इस रोग में ना पेट बहुत ज़्यादा निकल आता है बच्चों का, छोटे बच्चों का पेट बहुत ज़्यादा निकल आता है। तो अब हम यहीं पर आ जाते हैं, लौट के बातें होगी बहुत। मेरेस्मस रोग केवल प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशरकोर रोग प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। और भी कुछ दिया हुआ है क्या इसमें 81 में? हाँ यस, इतना ही है बस। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। कथन दोबारा पढ़ लीजिए फिर बताइए, दिख रहा होगा ना आपको क्लियर? तो 81 का राइट आंसर क्या होगा? दोनों सही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कौन सा सही है? दूसरा सही है। मेरेस्मस रोग जो होता है वो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से उत्पन्न होता है। ठीक है, और क्वाशरकोर रोग भी प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। अच्छा, इसके लक्षण भी बता देती हूँ मैं आपको। ओके चलो कोई बात नहीं, जो मैंने बोला था वही ठीक था कि इसमें जो आपने इतना तो पढ़ ही लिया कि प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होते हैं ये दोनों रोग, छोटे बच्चों में होते हैं ये भी पता है, और उनका पेट बहुत ज़्यादा निकल आता है ये भी ठीक है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इतना देर हो गई मेरे को, 56 मिनट हो गई बोलते बोलते, मेरे से बोला नहीं जा रहा है ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इस साइड को हम कंप्लीट करेंगे। तो पैनक्रियाज जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की है, ये तो पता है आपको। और ये क्वेश्चन PCS 2020 में आया है, उठा के देख लीजिएगा पेपर। ठीक है, इसके अंतःस्रावी भाग से अम्लीय प्रकृति का अग्नाशय स्राव होता है, तो ये यहाँ पे गलत है। अंतःस्रावी भाग से इसकी क्षारीय प्रकृति का होता है और बहिस्रावी भाग से केवल इंसुलिन का होता है, तो नहीं इंसुलिन का नहीं, साथ में ग्लूकागोन का भी होता है। ठीक है, अब इसके दो जो देखते हैं क्या पूछ रहा है। यस, ये यहाँ पे यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है गाइस। ये तो सही है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है पैनक्रियाज। इसके अंतःस्रावी भाग से क्षारीय प्रकृति का स्राव होता है। ठीक है, और इसके बहिस्रावी भाग से केवल इंसुलिन, तो केवल इंसुलिन नहीं ग्लूकागोन भी सिक्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं। शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला आयन कौन सा है? आयन कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम। शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से क्या पाया जाता है? हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा आयन पाया जाता है? पता नहीं कौन सा पाया जाता है। 83 का राइट आंसर कैल्शियम है गाइस। अरे हड्डियाँ हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम आयन ही पाया जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जैव विविधता के ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बार बार आवाज़ कर रहे हो, आई एम सॉरी। सो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो वो क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया था ना? यस, ये तो कर लिया था। कैल्शियम माइनस का राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता के ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, अंधाधुंध औद्योगिकरण तथा जीवों के आवासों में अत्यधिक मानव हस्तक्षेप यानी कि अतिक्रमण, बढ़ता वायु प्रदूषण तथा अम्लीय वर्षा, भूमि का अतिचारण तथा स्थलीय जलभराव या फिर जलवायु परिवर्तन और विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। 84 का राइट आंसर आपको क्या लग रहा है गाइस? डी होगा ना? जैव विविधता के ह्रास तो इन सभी कारणों से हो रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे होंगे ये, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं अगर कोई करेगा तो भी इसका आंसर इजीली बता देगा वो कि इन सभी वजहों की वजह से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। वायुमंडल में CO2 के सांद्रण में वृद्धि होने से हरितगृह प्रभाव में कमी हो रही है। हरितगृह प्रभाव में कमी के कारण निचले वायुमंडल एवं धरातलीय सतह के तापमान में वृद्धि होती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 85 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोनों के दोनों यहाँ पे गलत हैं। ठीक है,
वायुमंडल में CO2 के सांद्रण में वृद्धि होने से हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है, ना कि कमी। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, कमी नहीं होती, वृद्धि होती है। ठीक है, और हरित गृह प्रभाव में कमी के कारण निचले वायुमंडल एवं धरातलीय सतह के तापमान में वृद्धि होती है या कमी होती है? तो कमी होती है, राइट। इसलिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है मुझे, मैं उल्टा पढ़ रही हूँ या यही उल्टा लिखा हुआ है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं फाइनली ये बता रही हूँ कि आंसर यहाँ पे दोनों गलत दे रखा है। इसकी व्याख्या भी मेरे को समझ नहीं आ रही है कि क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली व्याख्या इसमें दी नहीं हुई है, एकदम इतने अच्छे से नहीं दी हुई है गाइस कि समझ में आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार है, मेरे को पता है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण अधिनियम, तो गाइस मैंने आपसे बोला था ना, ऐसे जो एक्ट वगैरह है इनको सबको याद कर लीजिए। लाइक वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था ये, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। इनमें से कौन सा क्या बोला है, कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा है। पहले तो 86 को आप कीजिए एंड देन आगे बढ़ेंगे हम। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया, ना कि 86 में। 86 में कौन सा आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, और 86 में। तो ठीक है, ये यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। क्यों? क्योंकि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया है 1972 में एंड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया है 1986 में। अब हम बाकी सबको देख लेते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, और और कौन कौन से थे, प्रोजेक्ट टाइगर था 1992, प्रोजेक्ट टाइगर था 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट था 1992, राइट। और भी बहुत सारे जितने भी ये हैं गाइज प्रोजेक्ट एंड ये एक्ट वगैरह, इनको सबको पढ़ लीजिए। मैच करने के लिए 100% आना है एक क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, यस, आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरों में पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल सागरों में पाई जाती हैं। इनके जीवित रहने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान आवश्यक होता है। प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य का प्रकाश एवं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया इसको। अब बताइए पढ़कर कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन डी, सब सारे के सारे कथन सत्य हैं। अच्छा, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पे बता सकते हैं आप मेरे को? कोरल रीफ कहाँ पे है सबसे बड़ी? ये ऑस्ट्रेलिया के कोरल सागर में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से ही पानी से घिरा हुआ है। ऊपर है अराफुरा सागर और इधर लेफ्ट में है तिमोर सागर एंड नीचे तस्मान सागर है। ठीक है, और कौन कौन से सागर हैं बताने, अब मेरे को याद नहीं आ रहा, सारा कुछ रिवाइज करना पड़ेगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सौर कलंक, सूर्य पर काले धब्बे की संख्या बढ़ने से सौर विकिरण की मात्रा में वृद्धि होती है, या फिर सौर विकिरण की विभिन्नता जलवायु परिवर्तन का प्रमुख प्राकृतिक कारक है। अब आपको बताना यहाँ पे सही कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कौन सा क्वेश्चन है ये, समझ में नहीं आया। 88 है, तो इसका आंसर देखते हैं गाइज, क्योंकि हमें ये इतना समझ में आया नहीं है। तो 88 का है सी, यानी कि दोनों सही हैं। और क्या क्या कह रही हैं दोनों कथन? सौर कलंक यानी कि जो सूर्य पे काला धब्बा है की संख्या बढ़ने से सौर विकिरण की मात्रा में वृद्धि होती है, और सौर विकिरण की विभिन्नता जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक कारक है। दोनों सही बता रहा है यहाँ पे। ओके, हमारी समझ में नहीं आया। जैव विविधता संरक्षण को सुनिश्चित करने के साथ ही मानव के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संरक्षण रणनीति अधिक व्यापक है? जैव विविधता के संरक्षण के लिए बताइए इनमें से कौन सी संरक्षण नीति अधिक व्यापक है। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैव मंडल आगार यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, क्या आपको पहले ये पता था कि आगार को इंग्लिश में रिजर्व बोलते हैं? मेरे को नहीं पता था। तो जैव मंडल आगार यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व एक संरक्षण नीति जो है ये अधिक व्यापक है जैव विविधता को के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए।
अब मेरे से बोला नहीं जा रहा गाइज, इतनी आदत नहीं है मेरे को बोलने की। इसको अगर मैं रोक देती हूँ ना यहीं पे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर ये बंद हो जाएगा, फिर एडिटिंग वगैरह करनी पड़ेगी और वो भी मुझे नहीं करनी आती है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टॉकहोम में, अब थोड़ा सा तेजी से करेंगे, ओके। स्टॉकहोम में पहली बार 1952 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन, कितनी तेज की आवाज़ आ रही बाहर से। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन, ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED है। तो अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। अब आप पढ़िए दोबारा, फिर बताइए कौन कौन सा सही नहीं है। 90 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में क्या है कि 1 और 2 सही नहीं है, बाकी तीसरा सही है बस, यानी कि सिर्फ तीसरा सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED है, ओके। बाकी 1 और 2 सही नहीं, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज जारी नहीं किया गया? एजेंडा 21, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा दस्तावेज जारी नहीं किया गया UNCED के द्वारा? 91 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अरे यार ये बार बार घूम जाता है, ओके। अब नहीं घूमेगा, इसका परमानेंट इलाज कर दिया मैंने। तो 91 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, यानी कि इनमें से सभी को जारी किया गया है UNCED के द्वारा, यानी कि एजेंडा 21 को, CBD को और UNFCCC को। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आर्द्रभूमि है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। दीपोरबिल कहाँ पे है? असम में है, ये तो सही है। रेणुका कहाँ पे है? रेणुका है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, उत्तराखंड में नहीं है। ये यही वाला यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है। पोंग बांध तो ब्यास नदी पे हिमाचल में ही है। कोल्लेरू भी आंध्र प्रदेश में है, बाकी सारे सही है। रेणुका है हिमाचल में। क्योटो, अच्छा ये रेणुका जो है ना सबसे छोटा आर्द्रभूमि है, ये तो पता ही होगा ना आपको। सुंदरवन सबसे बड़ा है, रेणुका सबसे छोटा है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। क्योटो प्रोटोकॉल को मराकेश अकॉर्ड भी कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 के COP3 में अपनाया गया तथा यह 2008 से क्रियाशील हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टियों को प्रतिबद्ध करता है। बाध्यकारी तो नहीं होता कुछ भी। और क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है गाइज। थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने ताकि आप ऑप्शंस भी देख सको, ठीक है। अब बताइए इनमें से कौन सा सही है? 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1, 3 और 4। मैंने आपसे बोला था कि बाध्यकारी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बाध्यकारी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपनी मर्जी से सरकारें अगर चाहती हैं तो वो उन समझौतों में पार्टिसिपेट करती हैं, अदरवाइज बाहर आ जाती हैं। जैसे कि अभी ट्रम्प साहब ने क्या किया था, पेरिस समझौते से बाहर हो गए थे और WHO से भी उन्होंने बाहर हो गए थे, ठीक है। बहुत सारे काम किए थे उन्होंने, ओपन स्काई संधि से भी बाहर हो गए थे। तो कोई बाध्यकारी तो नहीं होते ना, उनकी मर्जी तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से वैसे हम सॉरी, इतना ज़्यादा बोल दिया मैंने, इतनी ज़्यादा व्याख्या कर दी, लेकिन वो गलती कर दी, सॉरी। उसको इधर से सुनो, उधर से निकाल दो। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि बाध्यकारी सारी चीज़ें बाध्यकारी नहीं होती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बाध्यकारी है। क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टियों को प्रतिबद्ध करता है। तो ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाध्यकारी नहीं भी हैं, ठीक है। और वो उसका मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया कि अभी ओपन स्काई से बाहर हो गए थे ट्रम्प साहब, और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गए थे, ठीक है। तो 1, 3, 4 यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्योटो प्रोटोकॉल को ही एकॉर्ड, माराकेश अकॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही मैच है। तो बुक्सा तो पश्चिम बंगाल में है, और अंसी, हाँ अंसी सही मैच है यहाँ पे, और डेजर्ट भी सही मैच है आई थिंक। देखते हैं 94 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। यानी कि डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में है, और अंसी कर्नाटक में है। बुक्सा कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है बुक्सा, वो झारखंड में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा।
95 विश्व हाथी दिवस 12 जुलाई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। इनमें से आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो विश्व हाथी दिवस तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, 12 जुलाई को नहीं। ओके, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, 12 जुलाई को नहीं, यही यहाँ पे। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया कब गया था? तो 1992 में चलाया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब यहाँ पे करेक्टली मैच है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। और अगर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछें, अगर इसी विश्व खाद्य दिवस में सुरक्षा वर्ड और जोड़ दिया जाए तो वो 7 जून हो जाता है गाइस, ठीक है, याद रखिएगा। और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में समाचारों में देखे गए पूसा अपघटक, पूसा डिकम्पोजर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पूसा अपघटक के बारे में कौन सा सही है? देखिए, सबसे पहले तो आप चारों के चारों ऑप्शंस पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए, देन आंसर देना है। तो इतने बड़े बड़े से क्वेश्चन को पढ़ने में डर लगता है, तो आंसर ही देख लेते हैं इसका डायरेक्ट। 96 का आंसर सी, यानी कि 1 2 4, तीसरा गलत है यहाँ पे, ये वाला गलत है, बाकी सही है। अब जब पढ़ेंगे, अब तीसरे वाले को छोड़ ही देंगे ताकि हमको पता चल जाए कि पूसा डिकम्पोजर होता क्या है। तो पूसा अपघटक एक जैव अपघटक तकनीक है जिसका इस्तेमाल फसल के ठूंठ को खाद में बदलने के लिए किया जाता है। और अपघटक मिट्टी की उर्वरता और उत्पादक में सुधार करता है, ये तो सही है, ये तो हमको पता था पहले से भी। और चौथे पे पढ़ते हैं अब, यह एक पर्यावरण अनुकूल और पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी तकनीक है। इसका योगदान स्वच्छ भारत मिशन में भी होगा। 1 2 4 सही हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर फिर से विचार करना। यार कितने क्वेश्चन आएंगे विचार करने वाले। किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता कहते हैं, यानी कि बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा राइट है ये आपको बताना है गाइज, ये दोनों ही सही हैं। किसी एक निश्चित क्षेत्र में समुदाय में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। और इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा, और किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता, ठीक है। यस, आगे आप दोनों चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी आपके भी। ओके, उसको बीटा कहते हैं, उसको अल्फा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, दोनों सही हैं यहाँ पे। रुधिर में ये क्या लिखा हुआ है? एंटीजन की खोज किस पशु पर प्रयोग? बंदर था। अच्छा, RH फैक्टर लिखा होगा आई थिंक। 98 देखते हैं, RH फैक्टर मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सो यस गाइज, ये RH फैक्टर ही होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। रुधिर में RH फैक्टर यानी कि एंटीजन की खोज किस पशु पर प्रयोग से हुई थी? तो बंदर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। 99 पे पहुँच चुके हैं हम। आजकल जूतों के डिब्बों में, मोबाइल फ़ोन में या कई सामानों में पुड़िया बंद थैली पाई जाती है, वह क्या होती है? अच्छा, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है गाइस। तो ये पुड़िया होती है किसकी? सिलिका की थैली होती है, ठीक है। ये पुड़िया एक सिलिका की थैली होती है, ओके, जो कि उस वस्तु को नमी से बचा के रखती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच चुके हैं हम गाइज। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट भी हो गया है, ये DNA फिंगरप्रिंट होगा आई थिंक, क्योंकि DNA फिंगर प्रिंटिंग ही है हैदराबाद में। तो 100 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। गलत सम्मिलित है यहाँ पे ये मानसिक विकलांग राष्ट्रीय संस्थान। तो ये मानसिक विकलांग राष्ट्रीय संस्थान जो ये भी हैदराबाद में है, और DNA फिंगरप्रिंट तो हैदराबाद में है ही। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। केंद्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये भी नई दिल्ली में ही है। इनकरेक्ट था तो ये वाला, क्योंकि ये हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं, रोग और उनके संबंधित अंग आपको बताने गलत। कौन सा यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट मैच है? मायोपिया तो आँख में ही होता है, सेरेब्रल पल्सी मस्तिष्क में होता है, अल्जाइमर भी मस्तिष्क में होता है, घेंगा जो ये यानी कि आयोडीन की कमी से होता है ना, तो यहाँ पे गले में होता है ये, ठीक है, आमाशय में नहीं होता है, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य की बाईपास, अच्छा बाईपास लिखा हुआ, मैं सोच रही क्या ये। मनुष्य की बाईपास सर्जरी में हृदय की धमनी से कौन सी धमनी आर्टरी से जोड़कर शल्य चिकित्सा संपन्न की जाती है? तो मेमरी धमनी, रेडियल धमनी, सेफनस वेन या फिर सभी। 102 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, ये सभी
ठीक है, ये सभी हैं। तो ये तो कोई डॉक्टर इजीली इसका आंसर दे सकता है गाइज, हम कहाँ दे पाएंगे इसका आंसर। मनुष्य की बाईपास सर्जरी में हृदय की धमनी से मेमोरी धमनी, रेडियल धमनी, सेफनस वेन और मतलब इन सभी को जोड़ के शल्य चिकित्सा संपन्न की जाती है। आगे बढ़ते हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस का संबंध किस अंग से है? नाम ही ऐसा आ गया, एथीरोस्क्लेरोसिस का संबंध किस अंग से है? लीवर, अमाशय, हृदय या फिर मस्तिष्क? तो देखते हैं इसका आंसर। 103 का है राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, थोड़ा सा व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। सी राइट आंसर है यहाँ पे, यानी कि हृदय। ठीक है, तो हृदय की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिससे हृदय की धमनियों में रक्त का थक्का जमने लगता है। और ऐसी स्थिति को हृदय की धमनियों में रक्त का जब थक्का जमने लग जाता है तो उस परिस्थिति को कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। ओके ओके, समझ गए। अब यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं? अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को कब प्रदान की गई थी? कौन से एक्ट से? 1935 के एक्ट से। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम से गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। और इस टाइम पे अवशिष्ट शक्तियों पे जो कानून बनाता है, कौन बनाता है? तो केंद्र बनाता है। आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन, अब जल्दी ही हम इसको फिनिश कर लेंगे गाइज। ठीक है, 105 पे तो पहुंच गए हैं, 45 और बच रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि संविधान के लक्षण और स्रोत। अच्छा, ये कहाँ से ले गए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है? मूल कर्तव्य, संसदीय विशेषाधिकार, संवर्धित सूची। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? अरे मैच करने जा रही थी, इसमें पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए। 105 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये अमेरिका से तो नहीं ली गई है, कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड, अरे नहीं, जापान से ली गई है। ये विधायी प्रक्रिया जो है वो ली गई है इंग्लैंड से, लेकिन जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से और विधायी प्रक्रिया इंग्लैंड से। बाकी यहाँ पे सारे करेक्टली मैच है। मूल कर्तव्य रूस से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ते हैं। 105 हो गया। 106, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय है? अच्छा, ये पॉलिटी का अच्छा सब सब्जेक्ट लगता है, पॉलिटी के भरोसे जाते हैं बहुत से लोग तो यूपीएससी में भी, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन वो सोचते हैं कि छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन? तो नए राज्यों में निर्माण या वर्तमान का परिवर्तन तो अनुच्छेद 3 है। ठीक है, ठीक है। 106 का बी। और निम्नलिखित इन बाकी के आर्टिकल जो है उनका भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल सिर्फ इन्हीं का क्या, आर्टिकल तो आप पूरे के पूरे रट डालिए, कहीं से भी आ सकता है कुछ भी। भारत में दोहरी मानसिकता है, भगवान क्या पढ़ रही हूँ मैं, सॉरी। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो कहाँ है भारत में दोहरी? तो सिंगल ही तो है। और भारतीय संसद के साथ प्रांत भी नागरिकता संबंधी कानून बना सकते हैं? जी नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। अभी अभी हमने कितना सुना था ना सीएए के बारे में। और नागरिकता संबंधी प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं क्या? ये सही है, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, लग तो नहीं रहा। 107 का ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि क्या देखा ऑप्शन डी में? कोई सा भी सत्य नहीं है। ठीक है, हम तो पहले ही बोल रहे थे कोई सा सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए? वाह, कौन सा होगा यहाँ पे? कौन सा होगा? मुझे तो लगता है यहाँ पे आर्टिकल 21 होना चाहिए गाइज। ठीक है, तो देखते हैं। 108, उसी का अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह होगा, वैसे जो जिसको इसका आंसर पता होगा। ये एक जोक था गाइज। आगे बढ़ते हैं। 108 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 21 ही है। ठीक है, क्योंकि इसको ना बहुत एक्सपेंड कर दिया गया है, बहुत सारे डिसीजंस आने से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है ये आर्टिकल 21, तो यही होगा। ठीक है, यही होगा क्या? यह है यही। कथन दे रखा है कि मौलिक अधिकार असीमित होते हैं, असीमित होते हैं मौलिक अधिकार, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। कारण है कि सरकार इन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? लगा सकती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए, दिखा दिया मैंने आपको पूरा क्वेश्चन, बताइए 109 का राइट आंसर क्या होगा? 109 का राइट आंसर गाइस डी है। दोनों ही गलत हैं। ये मौलिक अधिकार असीमित तो है नहीं, कैसे असीमित नहीं है? जब आर्टिकल 358 लग जाता है तो आपको भी पता है, जैसे ही 358 लगा आर्टिकल 19 खत्म,
हो जाता है ना। एक्चुअली मैं इतना क्यों बोल रही हूँ पता है, कल ही मैंने सारे के सारे आर्टिकल को रिवाइज किया, इसलिए बोल रही हूँ। जब जैसे आर्टिकल 358 लगा, आर्टिकल 19 ख़त्म, तो फिर कैसे असीमित नहीं रहा, असीमित ही हो गया ना वो तो। और सरकार इन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती, तो लगा तो दिया, 358 लगते 19 को ख़त्म कर दिया, लगा तो दिया, ठीक है। तो दोनों गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं। 110 में कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं, राज्य सरकारें इन्हें लागू करने के लिए बाध्य होती हैं। बाध्य होती हैं क्या? बाध्य तो नहीं होती हैं क्या? इनके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम अपने एफआर के लिए जा सकते हैं कोर्ट में, लेकिन डीपीएसपी के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो 110 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। एक तो सही है कि ये सकारात्मक है, सकारात्मक तो हैं ही ना गाइज, लेकिन हम इसको लागू करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, एक सही है, 2 गलत है। आगे बढ़ते हैं। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। अच्छा, कितने प्रकार के वीटो पावर्स हैं हमारे राष्ट्रपति के पास? इन वीटो पावर्स को आप लोग आज पढ़ लीजिएगा, ओके। और इस शक्ति का प्रयोग करके वह किसी भी विधेयक को अपने पास लंबित रख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी रख ले। धन विधेयक को रख सकता है क्या? धन विधेयक उसकी पूर्व स्वीकृति से आता है, और धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास कोई भी पावर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो यानी कि कथन तो यहाँ पे सही है, लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 111 का। देखते हैं आंसर क्या है। यस, सी ही है। तो कथन तो सही है कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर हैं, लेकिन धन विधेयक के मामले में उसको कोई भी पावर नहीं है, ओके। बाकी विधेयकों को, जो साधारण विधेयक होते हैं, उनको वो अपने पास रख सकता है, पॉकेट में डाल के रख सकता है, पॉकेट वीटो कहते हैं उसको, ठीक है। तो लेकिन धन विधेयक के मामले में उसके पास कोई पावर नहीं है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर, संसद के दोनों सदनों में बहुमत से प्रस्ताव लाकर, राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव लाकर, या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। 112 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा में सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा में ही बहुमत से प्रस्ताव लाकर इसको उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग तो 61 में लगाया जाता है। महाभियोग किस पे लगाया जाता है? राष्ट्रपति पे लगाया जाता है। और ये महाभियोग जो है, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है गाइज, और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है इसमें, ठीक है। और अलग अलग जो प्रस्ताव पारित किया जाता है ना, पहले तो पास तो बाद में होगा वो प्रस्ताव महाभियोग का, पहले तो सामने लाया जाएगा ना, तो उसके लिए भी 1/4 मेंबर की आवश्यकता होती है दोनों सदनों में से। और महाभियोग प्रस्ताव को पास करने के लिए, मतलब कि उसको हटाने के लिए ही राष्ट्रपति को 2/3 दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 112 हो गया। 113 पे पहुंच गए हैं। संसदीय शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? स्थगन काल, प्रश्नोत्तर काल, निलंबन काल है, या वह अवधि जिसमें कोई कार्य नहीं होता। तो क्या होता है शून्यकाल में? 113 का राइट आंसर ऑप्शन बी, शून्यकाल में होता है प्रश्नोत्तर काल। जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, एमपीज होते हैं, वो मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, ठीक है। सवाल भी कितने प्रकार के होते हैं? तारांकित होते हैं, अतारांकित होते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा गाइस डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है इतना। राज्यपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का सत्र आह्वान करना उसका विशेषाधिकार है। वह राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। 356 के अंतर्गत वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाने की सिफारिश कर सकता है। बिल्कुल, ये तो काम करता ही है वो, ठीक है। इसीलिए तो उसको केंद्र का एजेंट बोल देते हैं। आपने सुना होगा ना, राज्यपाल को केंद्र का एजेंट बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन सत्य है। देख लीजिए, आपको मैंने पूरा क्वेश्चन दिखा दिया है। तो 114 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 1 और 3 यहाँ पे सही हैं। 1 और 3 यहाँ पे सही है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वो नहीं करता, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। तीसरी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। चौथी अनुसूची है वो तो, ठीक है। 9वीं अनुसूची में भाषा, ये भी गलत है। 8वीं अनुसूची में है भाषा। 10वीं अनुसूची में शपथ है प्रज्ञान, अरे ये सारे ही गलत है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सारे ही नहीं है, ठीक है। सूची 12 की 12 सूची आपको याद होनी चाहिए। एक बार रिवाइज कर लें क्या? कर लेते हैं, ठीक है। पहली अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ है, वो तो है ही। दूसरी अनुसूची में पहले उनको चाहिए वेतन, तीसरी में लेंगे वो शपथ, ठीक है। इसी तरीके से मैंने याद रखा, इसलिए आपको बोल रही हूँ। पहली में तो भारत के बारे में ही वर्णन है, भारत राज्यों का संघ है, इस तरीके से, ठीक है। दूसरी में क्या है कि जो पदाधिकारी होते हैं पहले उनको वेतन चाहिए होता है, यानी कि दूसरी में वेतन है, तीसरी में वो शपथ लेते हैं। अच्छा, शपथ राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। किस में है वो? तो वो तो उन्हीं के आर्टिकल में है। जैसे कि आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, और उपराष्ट्रपति किस में लेते हैं ये आपको बताएं कमेंट सेक्शन में, राइट। आगे बढ़ते हैं।
तीसरी अनुसूची हो गया। चौथी में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। पांचवी में कुछ अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं। और छठी में है अम्बे मित्र, यानी कि असम, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन चार राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के बारे में वर्णन है अनुसूची 6 में। 7 में क्या है, तो 7 में तो वो है ना, सारी 3 सूचियाँ जो होती हैं, राज्य सूची, संवर्त सूची और अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र सूची, ये सब संघ सूचियाँ वगैरह ये सब होती हैं। ये 7 में है। 8वें में है भाषाएं। 9वें में है ग्राम पंचायत, नहीं 9वें में वो हैं जिन कानूनों को कोर्ट में मतलब कि कुछ भूमि सुधार कानून है जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अब चैलेंज किया जा सकता है, ऐसा एक डिसीजन आ चुका है। ठीक है। और 1975 से पहले के डिसीजंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। वैसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है। 11 में क्या है, ग्राम पंचायत, और यानी कि 73वां संविधान संशोधन। और 12 में क्या है, 12 में है नगर पालिका, यानी कि 74वां संविधान संशोधन 1992। आगे बढ़ते हैं, सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसका आंसर है डी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन नहीं है वो आपको बताना है, जल्दी से पढ़िए। संघ के प्रयोजन का अधिकार आरोपित करने की शक्ति संसद को है। प्रधानमंत्री अंतर्राज्य परिषद का प्रदेश अध्यक्ष होता है, यस होता है। भारतीय संविधान ने अच्छा, अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं उनका अध्यक्ष कौन होता है? 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं हमारे यहाँ, उनका जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है। भारतीय संविधान ने विशिष्ट अधिकार केंद्र को दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं केंद्र को। और वित्तीय आपात की घोषणा के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वित्तीय आपात की घोषणा के लिए अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। 116 का डी ही करेक्ट नहीं है। विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है गाइस, ठीक है। विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये बस एक लिखित, अच्छा लिखित की आवश्यकता होती है या नहीं? साधारण बहुमत से हो जाता है, वैसे लिखित की भी आवश्यकता नहीं होती है। साधारण बहुमत से ही वित्तीय आपातकाल की घोषणा यानी कि 360 की घोषणा हो जाती है। और क्या अभी तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है कभी? तो एक बार भी नहीं लगी है अभी तक, ठीक है। 360 अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। अब आगे बढ़ते हैं, इनको आपको बताना है। कल ही मैंने आपसे बोला था पार्ट्स भी आपको याद होने चाहिए। आप आर्टिकल तो रट लेते हो लेकिन पार्ट्स को भूल जाते हो। अब बताइए इनमें से, बताइए जल्दी से। भाग 15 में निर्वाचन है। निर्वाचन का आर्टिकल तो आप इजीली बता दोगे, जल्दी से बताओगे। क्या बताओगे? 324, ठीक है। भाग 17 में है संविधान संशोधन। क्या ये सही है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो संविधान संशोधन 368, आपात उपबंध यानी कि यही इमरजेंसी 352 से 360 तक, ठीक है। और अस्थायी विशेष उपबंध 370-71 वाले हैं। 370 जम्मू कश्मीर, 371 गुजरात महाराष्ट्र, और 371 ABCDEFGHIJ। ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, सच्ची बता रही हूँ। एक क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है इसलिए। अब यहाँ पे बताइए इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। 117 का आंसर है बी। भाग 17 जो है गाइज, ये राजभाषा से संबंधित है, ठीक है। 343 से लेकर 351 तक इसमें हमारी जो हिंदी भाषा है उसके बारे में वर्णन दिया गया है भाग 17 में, ना कि संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कौन से पार्ट में है? भाग 20 में है। ओके, याद आ गया होगा अब आपको। पार्ट 20 में है 368। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब सारे करेक्टली मैच हैं। निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, परिसीमन आयोग का गठन करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। सारे कार्य लगने मेरे को तो निर्वाचन आयोग के। अब देखते हैं कौन सा नहीं है, ध्यान से पढ़ना होगा। परिसीमन आयोग का गठन करना, ये आई थिंक उसका कार्य नहीं होगा, केंद्र सरकार करती होगी। 118 का राइट आंसर क्या है? यस गाइस, सी ही है। तो अभी रिसेंटली किस स्टेट के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, बता सकता है कोई? जम्मू एंड कश्मीर के लिए किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है परिसीमन आयोग का गठन करना, बाकी कार्य निर्वाचन आयोग के ही हैं। निम्न में से किस आयोग या समिति ने सर्वप्रथम लोकपाल संस्था और लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी? किसने करी थी? तारकुंडे प्रशासनिक सुधार आयोग, इंद्रजीत गुप्ता समिति, शाह आयोग। सबसे पहले लोकपाल के गठन की मांग किसने करी थी? 119 का राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे भारत का पहला लोकपाल कौन बने हैं? लोकायुक्त कौन है हमारे यहाँ? पिनाकी चंद्र घोष, PC घोष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, ठीक है।
डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 120 का डी। ओके, अब आगे बढ़ें। 121 में क्या है, 315 है। पिछली बार भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था और वो उसको बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया था, ठीक है, ऑब्जेक्शन किया था उस पर। तो 315 में गाइस सिर्फ लोक सेवा आयोग है क्या? तो नहीं, 315 आर्टिकल कह रहा है कि संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग, राज्य भी वर्ड वहाँ पे ऐड है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है। 121 का सी यहाँ पे सम्मिलित नहीं है गाइस। 343 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये 343 तो भाषा शुरू हो जाती है ना, वहाँ से तो हिंदी भाषा शुरू हो जाती है। 343 से लेकर 351 तक भाषा के बारे में है, भाग 17 में अभी भी आपने पढ़ा था ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्टली मैच लें। लेकिन इसमें अभी अगर हम देखें ना तो संघ लोक सेवा आयोग ही नहीं है, सिर्फ उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 315 में कि संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी हम यहाँ पे सभी मैच हैं करेक्ट। राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति, वही तो बनाता है उसको, ठीक है, राष्ट्रपति। अपना वो पदवी उसी के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। कथन है कि जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का प्रभावी साधन है। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक तथा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाया है। इनमें आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है, क्या ये दोनों सही है या फिर नहीं। तो 123 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। पॉजिटिव है दोनों स्टेटमेंट, ठीक ही है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? कन्हैयालाल माणिकलाल कहाँ पे है? पता नहीं कहाँ पे है। 124 का है सी, यानी कि आगरा में है ये, ठीक है। ये है आगरा में, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। अब नीचे कुछ सीएम दिए हुए हैं, उनको अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है, अवरोही क्रम में करना है, आरोही में नहीं। ध्यान दीजिएगा, मेरा एक क्वेश्चन पता है यूपीएससी में गलत हो गया, वो आया था ना परगना, सूबा परगना और क्या था पता नहीं, वो मेरा गलत हो गया। मैंने आरोही अवरोही कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही लगा दिया, बस बिना देखे लगा दिया, तो एक क्वेश्चन गलत हो गया। बहुत महंगा पड़ता है एक क्वेश्चन भी, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तब लगाइएगा। अवरोही क्रम में पूछा है। 125 का राइट आंसर जल्दी से दीजिए। ऑप्शन डी है यहाँ पे राइट आंसर गाइज, यानी कि गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्त और सुचेता कृपलानी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस किस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है? तो गेहूं के में है, दूध के में भी है, फूल में तो नहीं लगता मेरे को, आलू में भी है। 1 2 3 सही होना चाहिए, देखते हैं। 126 का राइट आंसर क्या है? और 126 का ए ही है गाइज। आलू है, दूध है और गेहूं है, तीनों में। और कुल खाद्यान्न में भी यूपी ही है हमारा उत्तर अग्रणी, ठीक है। 126 का ए। अब यहाँ पे आपको फिर से मैच करना है, यूपी जी का चल रही है अब इसका मतलब, तो कीजिए जल्दी से मैच। वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको, ये लीजिए। अब मैच कीजिए आप। रामभर स्तूप को तो आप आई थिंक जल्दी से मैच कर लेंगे, और रामभर स्तूप आपने मैच कर लिया तो क्या आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं एक को मैच करने के बाद ही? 127 का राइट आंसर है गाइड सी, यानी कि ये सही है। ए का 4 कुशीनगर में है रामभर स्तूप, सारनाथ में है धम्मेक स्तूप, श्रावस्ती में है महेत, ये नाम भी पहली बार सुन रही हूँ मैं तो इसको, कौशाम्बी में है घोषित राम, ठीक है। सिर्फ रामभर और धम्मेक पहली बार, धम्मेक है तो अगर ये धम्मेक नहीं है, धम्मेक पढ़ा था मैंने तो कहीं, ठीक है। तो एक ही हमको पता होता रामभर, तो भी हम नहीं करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते थे। ओके, थोड़ी देर और बस। अरे यार, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में आपको बताना है। बिरजू महाराज को तो आप पकड़ लोगे इजीली, ठीक है। और अगर बिरजू महाराज को पकड़ लिया, ऑप्शन यानी कि बिरजू महाराज कथक के थे, ठीक है, तो बी का 2। अब बी का 2 तो 2 में दे रखा है, नहीं कर सकते हम अभी भी, ठीक है। उसके बाद आप मैचिंग कीजिए इसको। 128 का राइट आंसर मैं देख के बताती हूँ, सी है
कोदऊ सिंह जो थे वो पखावज वादक थे। बिरजू महाराज तो कथक हैं, सबको पता है। गिरिजा देवी ठुमरी से थी गाइज, तो यानी कि गिरिजा देवी ठुमरी एंड बिरजू महाराज कथक, क्योंकि ये मोस्टली पता होता है सबको। तो बी और सी अगर हमको पता है तो भी हम इसको मैच नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों में सेम दे रखा है। अबे यार इतनी तेज़ी से आवाज़ कर रही है, तो भी हम इसको मैच नहीं कर सकते। तो अब इसका आंसर ही हम बता देते हैं आपको। 2 के बाद हमारा आंसर नहीं निकल रहा है। 128 का सी सही है यहाँ पे। 1 2 3 4 यानी कि सारे के सारे करेक्टली मैच हैं। कोदऊ सिंह हैं, पखावज, बिरजू महाराज कथक, गिरिजा देवी ठुमरी, स्वामी हरिदास ध्रुपद गायक थे। आगे बढ़ते हैं। 129 में क्या है? व्यास सम्मान, साहित्य, अर्जुन पुरस्कार, खेल, चमेली देवी बहादुरी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म। तो बताइए इसमें पूछा क्या है? यस, जो करेक्टली मैच नहीं है वो आपसे पूछा है, तो बताइए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? चमेली देवी करेक्टली मैच नहीं है। क्यों? क्योंकि चमेली देवी जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, बहादुरी के क्षेत्र में नहीं। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बाकी सही है। व्यास सम्मान साहित्य के लिए। व्यास सम्मान किसको दिया? शरद बगाड़े को। अर्जुन पुरस्कार तो बहुत सारे लोगों को मिला होगा। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, 1969 से दिया जा रहा है। दादा साहब फाल्के किसको मिला था इस बार? रजनीकांत को मिला था। आगे बढ़ते हैं। ये भी यहाँ पे आपको मैच करना है। कुछ बुक्स हैं एंड उनके राइटर्स हैं। तो प्लेइंग इट माई वे, इसको आप करेक्टली इजीली कर ले जाओगे। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। और वॉर एंड पीस, ये तो लियो टॉलस्टॉय हैं शायद इसके। देखते हैं, एक बार देखते हैं मैच करके कर पाते हैं कि नहीं। तो बी का वन 2 में दे रखा है, तो हम इजीली आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं। और उसके बाद अगर हम वॉर एंड पीस को लगाएं लियो टॉलस्टॉय से, यानी कि सी का 4, तो अब मेरे हिसाब से इसमें आंसर सी होना चाहिए। अब मैं देखती हूँ 130 का क्या दे रखा है। 130 का सी ही है गाइस, यानी कि मैं सही आंसर तक पहुँच गई हूँ। ठीक है, तो इसमें सी राइट है, यानी कि हाफ ए लाइफ के BS नाइपाल हैं, प्लेइंग इट माई वे के सचिन तेंदुलकर हैं, वॉर एंड पीस के लियो टॉलस्टॉय हैं, और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के कपिल देव हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द, बहुत आवाज़ आ रही बाहर से, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ देखिए, मैंने आपसे बार बार बोला था ना कि कुछ कंट्रीज जो आपको दिखाई दें न्यूज़ में, करंट न्यूज़ में, उनको ही आपको करेंसी एंड कैपिटल पता होना चाहिए। करेंसी ना पता हो लेकिन कैपिटल तो पता होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल ही मोस्टली पूछी जाती है UPPCS में। तो घाना की अकरा है, ओमान की प्रोटोरिया नहीं जी, ओमान की प्रोटोरिया नहीं है, न्यूजीलैंड की भी क्राइस्टचर्च नहीं है, फिनलैंड की हवाना नहीं। अच्छा, यहाँ पे पूछा क्या है? अच्छा, तभी तो मैं कह रही कि सारे के सारे तो गलत दे रखे हैं, एक को छोड़ के। तो घाना की अकरा है, ये सही है। ठीक है, घाना की अकरा है। ओमान की कैपिटल मिनस्क है। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है, जो कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी भी है। और फिनलैंड की आप बताइए उसमें क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में। ओके, अब हम आ जाते हैं 132 पे। अब 18 क्वेश्चन और बचने गए, इसको जल्दी से कर ही लेते हैं। वाइज ऑफ डिसेंट, यूथ सेव नेशन, टिल वी विन ग्रीनलैंड्स। यहाँ भी आपसे यही पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये तो सारी की सारी बुक्स मेरे लिए तो नहीं है। मैं तो देखती हूँ इसका आंसर क्या है। 132 का जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि सेव यूथ सेव नेशन जो है ये यशवंत सिन्हा ने लिखी है। सेव यूथ सेव नेशन ये यशवंत सिन्हा के, नरेंद्र कोहली की नहीं है। ये यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है, बाकी सारे के सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। टिल वी विन, रणदीप गुलेरिया कौन है? आजकल तो बहुत चर्चा में रहते हैं ये गुलेरिया साहब, सब जानते हैं इनको। फरवरी 2021 में वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी व्यापार संबंधी अंतिम प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो 133 का राइट आंसर, जो नाम मैं बोलने जा रही हूँ ना इसका, बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे आपकी। ये है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 2021 में, जबकि कितना विरोध हुआ था इसका, चाइना का। ठीक है, चाइना इसका राइट आंसर है, कोई सोच नहीं सकता। चाइना से सबसे ज़्यादा झगड़ा हुआ इस बार, और सबसे ज़्यादा व्यापारिक साझेदार भी बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ने किस प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी कि CE क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों की सूची में शामिल किया है? जंगली गधा, कैराकल्प, मंदारिन बतख, दो पूंछ वाला बंदर। 134 का राइट आंसर क्या है? हमको नहीं पता, देखते हैं। अब बी सही है यहाँ पे। जो कैराकल है इसको बोलते हैं
स्याह घोष भी बोलते हैं इसको गाइज। तो ना तो मैंने कैराकल सुना है, ना ही स्याह घोष सुना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रख लीजिएगा बस कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने किसको भी संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त डिक्लेयर किया है, तो कैराकल यानी कि स्याह घोष को। 135 यहाँ तक कर लिया, 34 तक, ठीक है। केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत सरकार द्वारा बैड बैंक का निर्माण की घोषणा की गई है। उससे संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको। भारत सरकार द्वारा बैड बैंक के निर्माण का उद्देश्य निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं उनकी समस्याओं का निवारण करना है। यस, इसीलिए किया गया है। और बैड बैंक बैंकों के खराब ऋणों के प्रबंधक का भी कार्य करता है। 135 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी है। दोनों ही सही है, ठीक है। बैड बैंक बनाया ही इसलिए गया है कि एनपीए की समस्या का निवारण किया जाए और इसको मतलब बैंकों के खराब ऋणों का प्रबंधन करे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर। उसने गांधी को क्यों मारा? अशोक कुमार पांडे। सच कहूँ तो सच कहूँ तो अभी ये केबीसी में भी पूछा गया था गाइज। और ये कुछ कोई लड़की है, ये एक मतलब फीमेल है, लड़की का सॉरी फीमेल है, ठीक है। तो लड़की कहूँ या फीमेल कहूँ दोनों की बात है। सो सच कहूँ तो जो है मतलब ये यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। नीना गुप्ता। यस, मैं बोल रही थी ना, मेरे को नाम पता था उनका, नीना गुप्ता, क्योंकि अब ये केबीसी में इनकी तस्वीर भी दिखाई थी और इनकी बुक के बारे में भी बताया गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। दलाई लामा नहीं है इसके, बाकी सब करेक्टली मैच हैं। 137 पे आ गए हैं हम। निम्नलिखित राज्यों को जनगणना 2011 के आधार पर जनघनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जनघनत्व का बढ़ता क्रम सबसे कम कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, 17, ठीक है। 137 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगर हमको यही पता है ना सिर्फ कि अरुणाचल प्रदेश, तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। सबसे 17 है क्योंकि जनघनत्व अरुणाचल में, तो अरुणाचल से स्टार्ट करते हैं, तो बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। बी से ही हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम एंड नागालैंड। अब आगे बढ़ते हैं। किस जनपद में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है? तो ये होगा आई थिंक श्रावस्ती। 138 का राइट आंसर क्या है? श्रावस्ती ही है गाइज। मैंने अभी नहीं, रात ही करी थी। यूपी की जनसंख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूपी की जनगणना, जनसंख्या नहीं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? न्यूनतम महिला में साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। तो यस, ये तो सही है। 139 पढ़ रहे हैं ना? हाँ, ये सही है, मैंने पढ़ा था। न्यूनतम साक्षरता पुरुष एवं महिला दोनों की श्रावस्ती में ही है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, तो ये भी सही है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला गाजियाबाद, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला बागपत है। इनमें से सत्य पूछ रहा है, तो 139 का जो सही है वो ए सही है यहाँ पे, ठीक है। ए यहाँ पे सही है, लेकिन सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या भी तो गौतम बुद्ध नगर में ही है, या फिर परसेंटेज में सबसे ज़्यादा साक्षर है गौतम बुद्ध नगर। इसका मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं देखती हूँ इसकी व्याख्या, इसमें क्या लिखा हुआ है। व्याख्या में ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ गाइज, गलत करते हैं यार ये लोग। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या वृद्धि बिहार में हुई। निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या में कमी उत्तर प्रदेश में हुई। असत्य बताना है आपको। 140 वही क्वेश्चन का। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है। या फिर डी कह रहा है कि 2001 से 11 के मध्य 0 से 6 वर्ग के शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। तो ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पूछा है कि इसमें से असत्य कौन सा है, तो 140 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि बिहार में ना होके कहाँ पे हुई है? राजस्थान में हुई है। 140 का ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है। और वो ये वृद्धि हुई कहाँ पे है सबसे ज़्यादा निरक्षर व्यक्तियों की? तो राजस्थान यहाँ पे गाइज लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मई 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा
ये क्या लिखा हुआ है? जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन पूरा कर लिया गया है। तो ये तो कल ही पढ़ा था हमने, पांडुचेरी है, ठीक है। स्टेट में कौन सा है? गोवा है, यूटीज में पांडुचेरी है। आगे बढ़ते हैं। अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किसने स्टार्ट करी है? तो गए जी, तो राजस्थान ने करी है, आपको पता ही है, करंट के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है। वी आर द सॉल्यूशन ऑफ यस, ये दोनों सही है, ठीक है। इंग्लिश ये दोनों यहाँ पे सही हैं। और भी एक बार फिर मैं आंसर और देख लेती हूँ। 143 का राइट आंसर है यस गाइस, ये दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला प्रथम देश कौन है? यूके है, ठीक है। 144 का ए। आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से किस बैंक द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये क्या लिखा हुआ है? 145 का राइट आंसर मैं बता देती हूँ आपको, मेरे को नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है। सी यहाँ पे सही है, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाने की घोषणा की गई है? कहाँ पे बनेगा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल? अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में यूपी में बनाया जा रहा है, कहाँ पे? 146 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, सॉरी बी नहीं है, सी है। उत्तर प्रदेश के बजट में ये घोषणा की गई थी 2021-22 के में कि लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा, यानी कि लखनऊ, ठीक है। क्या नाम होगा उसका? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में दक्षिण कोरिया की महारानी हो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है? तो ये तो अयोध्या है गाइज, ठीक है, अयोध्या। ये आई भी थी यहाँ पे, पिछली बार आई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले महिला रोडवेज बस ड्राइविंग का उद्घाटन किया गया है? तो ये कानपुर में किया गया है, ओके, कानपुर में। और 149 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने 18+ आयु की वर्ग की आबादी का 100% कोविड वैक्सीनेशन करवाने वाला देश का पहला राज्य बना है? कौन सा बना है? हिमाचल, ओके, हिमाचल, ऑप्शन सी। 149 का है सी। अब ये वाला क्वेश्चन छोड़ दूँ मैं क्या? 50 का राइट आंसर गाइज आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब मेरे से इतना बोलना नहीं जा रहा, सॉरी, ओके। बोला इतना तो बोल सकती हूँ, घर के इसका आंसर बता दूँ, लेकिन कुछ काम आप भी कीजिए, ओके। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार इसको गूगल बाबा के पास जाइए, उससे पूछिए, ओके ओके। सो थैंक यू सो मच। अब ये पूरा का पूरा सेट कंप्लीट हो चुका है गाइज, सेट नंबर 9, और सेट नंबर 8 को हम या तो आज शाम को या फिर कल सुबह को कंप्लीट कर लेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।